नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज बिजनेस के खास शो सरकार 2024 में। देश का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया का शो है जहां पे बात कर रहे हैं पोल्स की, पॉलिटिक्स की और पॉलिसीज की। अगले सेगमेंट में जा रहे हैं जहां समझेंगे एंटरप्रेन्योर से, स्टार्टअप फाउंडर्स से किस तरीके से देख रहे हैं चीजों को, पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का सरकार में और आगे क्या है उम्मीदें। मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल मेरे साथ में जुड़ रही हैं। कंचन जी, तो चलिए इस शो को आगे बढ़ाते हैं। जी कंचन जी, अपना माइक अनम्यूट करके और एक बार गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दीजिए। जी ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है मुग्धा प्रधान जी, साथ ही साथ गगन आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रितेश शराफ जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं स्टार्टअप से, और राहुल रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ राजन गुप्ता जी हमारे साथ हैं और एक बहुत ही बड़ा पैनल है, विकास गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म में, और मैं आशा करूंगी कि आने वाले टाइम पे सेगमेंट में काफी सारे ऐसे इंसाइटफुल चीजें हमें जानने को मिले स्टार्टअप को लेके, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस से लेके अब तक बिजनेस स्ट्रीम में, स्टार्टअप स्ट्रीम में क्या क्या चीजें रही हैं, पिछले 10 सालों की पॉलिसीज की तरफ नजर डाली जाए, उनमें क्या रहा है, और आने वाली सरकार से हम क्या उम्मीदें रख रहे हैं पॉलिसीज में बदलाव के। जी ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सेशन, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश को बना रहे हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों की जो देश को चलाएंगे। तो पॉलिटिक्स और पॉलिसीज दोनों चीजों का इंटरेस्टिंग मिक्स है और दोनों एक दूसरे को बहुत असर डालते हैं। मुग्धा जी से शुरू करूंगा क्योंकि महिला एंटरप्रेन्योर हैं। और मुग्धा जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, अपने वेंचर के बारे में बहुत ब्रीफ में बताइएगा, जिससे कि हमें एक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो कि क्या सेगमेंट, किस तरीके के सेक्टर में काम करते हैं और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि अभी तक जो इस देश की नीतियां हैं वो आपको कितना असर डालती हैं, आपको कितना फायदा पहुंचाएंगे। क्विक मेरा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ मैं। मेरी स्टार्टअप हेल्थ केयर में है। आई रन आई थ्राइव एंड आई थ्राइव क्रॉनिक डिजीजेस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। हम इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल पहले एंड मैं मेरे फैमिली की फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हूँ। सो कोई एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड के बगैर मैंने स्टार्ट किया है। अब जिस बिजनेस में हम हैं, विच इज बेसिकली लोगों को उनकी हेल्थ वापस दिलाना, क्रॉनिक जैसे डायबिटीज या पीसीओडी या थायराइड या कोई भी हेल्थ इशू हो उसको रिवर्स करना, ये इन टर्म्स ऑफ द करंट मार्केट की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है। इन दी एंड अगर हम स्टार्टअप का डेफिनेशन भी देखने जाएंगे तो वो क्या होता है कि कोई नया बिजनेस आता है जो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करती है, जहाँ पे कोई तो एकदम स्पेसिफिक या डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व होता है, विच इज एग्जैक्टली हमारी स्टार्टअप जो कर रही है। बट मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफ बिल्डिंग द स्टार्टअप या फिर उसको 0 to 5, अभी 5 years हुए हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से अगर देखने जाएंगे ना लवजीत जी, तो इजी नहीं है। मतलब लिटरली मुझे एक डॉक्यूमेंट कभी कभी एक चीज करने के लिए 60 डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते। एक बार तो हमारे एक इन्वेस्टर का, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो फॉरेन से है, तो करेंसी एक्सचेंज में उनसे $12 एक्स्ट्रा आ गए थे वैल्यूएशन के हिसाब से। तो वो $12 वापस करने के लिए हमको 1 साल लगा। मुझे $500 उस पर खर्च करने पड़े विद पेइंग सीएस एंड सीएस एंड पूरे जो रेगुलेशंस थे आरबीआई के। एंड कई बार इनिशियल फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो मुझे ऐसा लगा कि यार छोड़ दो, मैं इंडिपेंडेंटली काम करती हूँ एज अ सोलोप्रेन्योर, ये कंपनी वगैरह स्टार्टअप क्यों करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बिकॉज इतनी दिक्कतें होती है, इट्स नॉट ईजी। मतलब मैं I mean, having a government, having good governance is important, but आपने अगर स्पेसिफिकली मुझसे सच पूछा ना कि हाउ इजी इज इट टू रन अ बिजनेस, हाउ इजी इट इज टू सेट अप अ बिजनेस इन दिस कंट्री, बहुत ही मुश्किल होता है। हेल्थ केयर में हूँ, लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, छोटी सी कंपनी है, बट 50 लोगों के टीम में 5 लोग हैं ये कंप्लायंसेस देखने के लिए, सीए सीएस। जरूरत क्या है ना, एक सारा डिजिटल हो जाए और आसान हो जाए तो it is much easier, but that's my perspective. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, but my business is in healthcare. The government does not make it easy to start up a business here.
जी, ठीक है। टू मैं मच वापस आ रहा हूँ पेपर। आपके पास और रितेश जी एक बार आपसे एक रिएक्शन ले रहा हूँ। अभी जो मुग्धा जी कह रही थी, इसी तरीके के बयानों पे वो मीम्स बनते हैं जो कहा जाता है कि इतना भी सच नहीं बोलना था। तो ये क्या ये वो क्या ये वो वाली स्थिति है कि जब कागजों पे और अनाउंसमेंट्स में तो बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग बिज़नेस की बात हो रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, सेकंड्स में हम दिखाते हैं कि साहब बिल गेट्स को हम टेक्नोलॉजी सिखा देते हैं कि देखो क्यूआर कोड को कैसे आप स्कैन करके किस तरीके से 2 सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो कहाँ एक तरफ वो है और कहाँ ये धरातल से ज़मीन से स्थिति जो निकल के आ रही है कि एक महिला एंटरप्रेन्योर ये बता रही हैं कि शायद, क्योंकि इसलिए महिला एंटरप्रेन्योर मैं कह रहा हूँ क्योंकि शायद उनके लिए कुछ एक स्कीम एक्स्ट्रा होती हैं कि एक नॉर्मल या किसी नॉर्मल मेल फाउंडर से कंपैरेटिवली शायद फीमेल फाउंडर्स के लिए के पास, मैं समझता हूँ ऐसा। लेकिन वही वाली चीज़ है कि वो तो छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा तो छोड़ दीजिए, बेसिक्स तक में ये दिक्कत है कि $12 को वापस करने के लिए $500 और जेब से खर्च करना पड़ता है। तो ये तो बड़ी स्थिति मुश्किल है। और आप कैसे देख रहे हो, क्या इसी तरीके की स्थिति है? देखिए लवजीत जी, मैं मुग्धा जी से सहमत भी हूँ और ना भी सहमत हूँ, दोनों ही चीज़ हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मुग्धा जी बता रही हैं वो एक्चुअल में अगर सिनारियो अगर आप देखिएगा तो एक स्टार्टअप के लिए थोड़े चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होता है कि एज ए स्टार्टअप हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ए कंपनी, क्योंकि मुझे आज चलाते हुए कंपनी को 3.5 साल हो गए हैं और मैं भी एक स्टार्टअप कंपनी हूँ और हम लोग B2B B2C अपॉइंटमेंट प्रोवाइडर हैं। तो होता क्या है कि हम जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी मैं कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ता हूँ या कोई भी प्रोसेस के बारे में पढ़ता हूँ या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है सर, वो अगर हम लोग डिटेलिंग में उसको जब तक नहीं पढ़ते हैं और उस पे हम एक्शन प्लान पे घुस जाते हैं, तो हमारा लॉस होता है और फिर हम लोग को लगता है कि हम उसको रिकवर करें और रिकवर करने में डेफ़िनेटली उसका प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट हो जाता है। बट लेकिन अगर आप टेक्निकली देखिएगा तो जो मैं स्टार्टिंग में डेफ़िनेटली जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे थोड़े चैलेंजेस थे। बट लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को पढ़ा, काफ़ी डिटेल्ड किया। तो अभी एज़ अ मुग्धा जी जो बता रही हैं, हाँ, वो हो सकता है, बट लेकिन अगर आप डिटेल में हम लोग उसको पढ़ें और कोई भी एक स्टार्टअप के लिए मैं ये बोलूँगा कि पॉलिसीज़ बहुत क्लियर बनाया है गवर्नमेंट ने और प्रोसेसेस भी हैं, बट लेकिन अगर हम लोग उसको जानकारी काफ़ी डिटेल्ड में लें और उसके बाद उस पे एक्शन प्लान लें, तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और हम पैसा भी बचा पाएँगे, ठीक है। बट लेकिन हाँ, लूज़ करने के बाद उसको वापस निकालने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है, ये सच है, ठीक है। वो किसी भी प्रोसेस में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए या गवर्नमेंट में जाइए, कहीं भी जाइए, वो आंसर वही रहना है। बट लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि जैसे कि अगर सिंस इंडिपेंडेंस अगर मैं बोलूँ, गवर्नमेंट अगर हमारे पास पॉलिसीज़ लेके आई थी, तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास सेंट्रलाइज़्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी, फिर उसमें पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज़ हुआ था। आईटी और सॉफ्टवेयर में जो बूम आया था, उस समय हम लोग इनिशियल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज आई थी, ठीक है। तो अगर सिंस इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है अपने प्रोसेस में, बहुत कुछ बदलाव लाई है। अगर 10 साल में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को बदली है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में वो लोग लेके आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बदली। फिर मेक इन इंडिया लेके आए, फिर डिजिटल इंडिया लेके आए। अगर आप डिजिटल इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो वो लोगों ने इन्हांस किया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटरनेट कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया लोगों के लिए, जी, बट ठीक है। लोग बहुत तो कम जानते हैं। तो बेसिकली अगर हाँ, मैं मुग्धा जी की तो बात बहुत करूँ जानकारी तो का अभाव है और गगन जी थोड़ा-सा तो कहीं बराबर भी कर दिया है रितेश जी ने कि कहीं न कहीं कि हाँ, चीज़ें हो रही हैं, योजनाएँ हैं, तो जानकारी का अभाव हो सकता है, कुछ और मिसिंग लिंक्स हो सकते हैं, गैप्स हो सकते हैं। तो ठीक है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन पूरी तरीके से स्थिति उतनी बुरी भी नहीं है। गगन जी, अगर मैं इसी स्थिति के साथ में सवाल यही रख रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में एक और सोर पॉइंट जिसको कह सकते हैं, शायद पेन पॉइंट कह सकते हैं, अगर जीएसटी को भी इंक्लूड कर लूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी क्योंकि सब एंटरप्रेन्योर्स हैं और इसमें जितने भी सर्विस सेक्टर वाले होंगे और उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया होगा अगर मैंने जीएसटी का नाम ले दिया है तो ये सारी चीजों को जोड़ते हुए कैसे देख रहे हैं कि अभी तक जो चीजें रही हैं, कितना अच्छा लगा है, कितना मजा आया, यानी फायदा हुआ है, या अभी चैलेंजेस बहुत हैं? गगन जी। धन्यवाद लवजीत जी। मैं लेकिन अब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि बेसिकली स्कूजो है क्या। स्कूजो हम लोग बेसिकली एक आइसक्रीम सेक्टर में है। तो जब आपने जीएसटी की बात करी, तो जीएसटी के मामले में मैं लकी हूँ। लकी इसलिए हूँ क्योंकि मैं, अगर एफएनबी की बात करते हैं, फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, जहाँ पे 5% जीएसटी पे
हम कस्टमर से 5% जीएसटी चार्ज करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम जितने भी रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए 18% की जीएसटी भरते हैं, उसका कोई हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं है जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है। बट यहाँ पे मैं लकी इसलिए हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारी पर्टिकुलर कैटेगरी आइसक्रीम कैटेगरी को 18% में रखा है, और जहाँ पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस मामले में मैं लकी हूँ मैं कहूँगा। बट बाकी जो कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने पिछले 20 साल से फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हूँ, जहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया, और इससे पहले जो रेस्टोरेंट्स में मैंने जहाँ पे काम किया था, वहां पे जो पिछले 5-6 सालों से मैं अगर बात करूं, 2017 से जो हमारी जीएसटी की पॉलिसी में बदलाव आया था, जो 18% से कम करके उसको 5% पे लेके आया गया था, उस समय से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक जीएसटी का एक ऐसा डर है जो 18%। आप अगर देखोगे पिछले 2017-18 की बात मैं बता रहा हूँ कि भाई जनता बहुत खुश हुई थी, कस्टमर बहुत खुश हुए थे कि भाई 5% जीएसटी हो गया तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। बट क्या एंटरप्रेन्योर्स उसको कैसे झेलेंगे? प्रोडक्ट सस्ता हो गया, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट हटा दिया, और उसके बाद से क्या हुआ कि हमने बेस प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं उसको एट पार पे लेके आना था। जो हम पैसा डाल रहे थे उसमें बेसिकली कि भाई रेंट का अगर हम किराया भरते हैं, किराए का जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता, हमें रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसका जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता, जो हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं उसमें कोई इनपुट का बेनिफिट नहीं, वो भी गवर्नमेंट को देना है। तो जीएसटी में वो जो था ना, बिल्कुल वो एक मतलब मैं तो ये कहूंगा ये क्रांतिकारी चेंजेस था बेसिकली, और जिससे हम रेस्टोरेंट वाले स्पेशली बहुत इम्पेक्टेड हुए थे। तो लेकिन इस कैटेगरी में मैं कहूंगा जो मेरी आइसक्रीम इंडस्ट्री है, मैं थोड़ा अभी लकी हूँ, क्योंकि 18% मैं चार्ज कर रहा हूँ कस्टमर से भी, एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल परचेज करने के 18 है, तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल रहा है। तो जीएसटी में मैं ऑन एन एवरेज पे हूँ, मैं बहुत खुश भी नहीं हूँ और बहुत दुखी भी नहीं हूँ। जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राजन गुप्ता जी के पास चलते हैं। सर, जैसे आपकी फर्म का नाम है 10x मेक इट हैपन, और कल हमारी नई सरकार बनने ही वाली है, तो आपका क्या सजेशन होगा कि फर्दर एफडीआई को और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए किन किन चीजों में बदलाव होना चाहिए? कंचन जी, लवजीत जी, नमस्कार। देखिए, नो डाउट इंडिया एक टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है एफडीआई के लिए। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होनी चाहिए। मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उनको हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को सिग्निफिकेंट ग्रोथ देने के लिए और उनके कंज्यूमर ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। और उसके लिए हम जनरली ऑनर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, चाहे प्रोडक्ट्स हों, चाहे सेल्स हो, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर रिलेशनशिप एक्सेट्रा उन पर काम करते हैं मिलके। और मुझे ये लगता है कि लॉट ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप द एफडीआई। इसको पार्शली हम यू कैन से जियो पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा इसमें क्रेडिट दे सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि there is people are looking for the alternate or the backup supply chain country or the destination where after China, India perhaps is the only solution given the size of the size and scale and demography. So that is one. But definitely a lot of good policies have been brought in by the government. But at the same time, I would say that this momentum has to continue and has to accelerate. So जैसे मुग्धा जी का हमने सुना और गगन जी सुना, ये ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड आई थिंक गति शक्ति हैज स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक, लेकिन गति शक्ति इज समथिंग व्हिच हैज टू बी टेकन अप much faster and in a more coordinate way. Lot of the states, lot of the departments, local departments, state departments and at a national level have joined in. But I think गडकरी जी ने जो अपना टारगेट दिया था कि हमको जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, that has to be brought down from 14% to perhaps somewhere around single digit. So that is one thing which has to be extraordinarily important, because cost competitiveness should be one of the things which we need to do. The second part, of course, infrastructure government is doing very well. Infrastructure is a leading indicator of our success, and I think what government started around 7-8 years back is actually bringing in good results. Third thing which I think which is important is that we have to have what I talk as three things. I call it as a 3C: credit, cluster and connectivity. These are the three things which are important. So when we talk about FDI coming into India, then we have to have a cluster based mechanism, because again it talks about you can say productivity, because what the investor is looking for good infrastructure. Investor is looking for the products which are cost competitive, because investor is not only looking for
selling in India, perhaps most of the investors are also looking at India as an export destination. So in that case, the cluster, ability to train people, ability to have the entire ecosystem, etc., is also, I think very important. So we have to go very, very fast on that. So these are, some of the things, not for the sake of time, but I think you can say Gati Shakti, ability to build a proper मैं ecosystem in the बात cluster, गति शक्ति और I think is going बड़ी to be योजनाओं की बात कर रहे हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन वहीं छोटी चीजों की भी बात करते चलते हैं, यानी कि स्टार्टअप्स की, क्योंकि गति शक्ति के अंदर में ऑल्दो स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत कुछ है उसके अंदर में, क्योंकि सामान इधर से उधर पहुंचना और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो जो लॉजिस्टिक्स है वो तो इजी हो जा रहा है। लेकिन राहुल जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप सर्विस सेक्टर से आते हैं और आपके लिए उतना आसान नहीं है चीजें। लवलीत जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और आज आप स्टार्टअप को इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो इसके लिए तो थैंक यू सो मच। और स्टार्टअप सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रूव किया है, बिकॉज आज मेन लाइन मीडियाज पे जहाँ भी देखिए लोग एग्जिट पोल इन सब की बात कर रहे हैं, बट आपने एक कम्युनिटी को क्रिएट किया, सो इसके लिए थैंक यू सो मच। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बताऊं तो हमारी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की कंपनी है, हम लोग PR एजेंसी हैं, और आज के डेट में हमारे पास अच्छे लीडिंग ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी, सब में हमारे पास क्लाइंट्स हैं। वी आर वर्किंग विद टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जिनके लिए हम डेली बेसिस में कैंपेन्स रन करते हैं और मार्केट क्रिएट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपने क्वेश्चन पूछा गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव रिलेटेड, ऑब्वियसली जब डिजिटल इंडिया स्टार्ट हो रहा तब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, और वहाँ से लेकर के आज 4 साल में हमने कम से कम 200 कंपनीज को लीवरेज किया है। सो ये डिजिटल इंडिया या गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि हिमसेल्फ की ब्रांडिंग आज के डेट में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर ही नरेंद्र मोदी है अपने समय में, क्योंकि उनसे ज़्यादा PR और उनसे ज़्यादा ब्रांड इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा है। तो हम लोग बस उन्हीं के रास्ते पे आगे चल रहे हैं। बाकी आगे जैसा भी होगा, जो भी होगा, गवर्नमेंट का तो फुल सपोर्ट है ही हमें, और बाकी हम सर्विस इंडस्ट्री को एनकरेज कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो राहुल जी ने तो फिर भी पॉजिटिव रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। विकास जी कैसे देख रहे हैं? विकास जी, पिछले कुछ दिनों के अंदर में या पिछले 10 सालों के अंदर में मान लें तो क्या कुछ मिला है एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को खासकर, और कैसे देख रहे हैं अभी तक का आपका एक्सपीरियंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंक्लूड करते हुए? विकास जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। Lovely ji, thank you for having me over to your show. See, in the last 5 years, what I see that startup journey has been phenomenal in the country of India. भारत के अंदर जितना ग्रोथ पिछले 5 साल के अंदर दिखा है, अभी तक 114 यूनिकॉर्न हो गए हैं हमारे यहाँ पर। तो 114 यूनिकॉर्न सिर्फ भारत के अंदर होना अपने आप के अंदर एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो विच हैज़ एक्चुअली ब्रॉट अ $350 बिलियन ऑफ वैल्यूएशन, अगर हम यूनिकॉर्न्स के माध्यम से बात करें। तो मई के महीने के अंदर पोर्टर भी यूनिकॉर्न बना। सो हर महीने कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता है। तो ये सेक्टर जो स्टार्टअप इंडिया की जर्नी है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे ग्रोथ के साथ चल रही है। अब जो नई सरकार आ रही है, तो नई सरकार, अगर हम तो ये चाहते हैं कि जो मोमेंटम बना हुआ है इसी मोमेंटम के साथ नई सरकार चले, और नई सरकार जिस तरीके से स्टार्टअप्स को उसने पहले भी सपोर्ट किया है, जैसे कि अटल इनोवेटिव मिशन, जो कि स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें की, उन्होंने इनक्यूबेटर्स भी बनाए, बहुत सारे, तो उन सब चीज़ों का हम जैसे स्टार्टअप्स को बहुत फ़ायदा मिला। मैं रूपी 112 का फाउंडर हूँ, तो रूपी 112 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हम लेंडिंग स्पेस के अंदर हैं। लेंडिंग स्पेस को किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, और हम एक ऐसी स्पेस के अंदर हैं जहाँ पर हम बहुत इमरजेंसी फंडिंग के अंदर बिलीव करते हैं। किसी को भी बहुत जल्दी के अंदर लोन चाहिए, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करे, और हम ट्राई करते हैं और हम उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर लिव अप भी करते हैं कि आधे घंटे के अंदर हम कस्टमर को लोन दे पाए। और जो डिजिटल इंडिया की जर्नी थी और डिजिटल इंडिया की जर्नी है, और आगे हम उसके अंदर बहुत ग्रोथ देख रहे हैं कि
जितनी APIs आज के दिन डिजिटल के अंदर अवेलेबल है, जितनी भारत सरकार ने हम लोगों को असिस्टेंस दी है, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी मीडियम से वो मिल पाती हमें। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमें लेंडिंग करना इतना आसान हो जाता है जब से भारत सरकार ने अकाउंट एग्रीगेटर का एक माध्यम हम लोगों को सहमति ऐप के थ्रू दिया। हमें किसी भी क्लाइंट की उसकी सहमति से उसकी बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स चाहिए, ताकि हम उसकी एलिजिबिलिटी को 1 मिनट में कैलकुलेट करके उसको लोन के लिए इमीडिएटली आगे भेज सकें। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल था और इम्पॉसिबल रहेगा। सो आने वाले टाइम के अंदर हम मैं आपके फेस वैल्यू पे आपकी बात को मान रहा हूँ, क्योंकि आप फिनटेक सेक्टर से आते हैं, और अगर उसके बावजूद, क्योंकि फाइनेंस फिनटेक सेक्टर के अंदर में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चैलेंजेस रहे हैं और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। और हालात ये है कि जो सबसे बड़े फिनटेक सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो आज कहीं ना कहीं पता नहीं किस जगह पे खड़े हैं, लेकिन जैसे लगता है कि फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखो, ग्रोथ के लालच के अंदर ना बहुत से फिनटेक सेक्टर के अंदर गलतियां होती हैं। अगर आप स्टेडी ग्रोथ के साथ चलना चाहोगे, प्रॉपर KYC के साथ कस्टमर्स ऑनबोर्ड करेंगे, तो आप बहुत कम जगह के ऊपर फंसने में आएंगे। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं पॉलिसीज के हिसाब से कर रहा था कि वो इंडिविजुअली तो अलग चीज है, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी लग रहा है कि जब वो फिनटेक सेक्टर वो या कोई प्लेयर जो है वो नहीं भी चाहता है अपना ब्रांड छोड़ना, तो भी जैसे लगता है कि उसको छोड़ना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं किसी बड़े कॉर्पोरेट के पास चले जाना पड़ेगा, या कॉर्पोरेट ही अनाउंस कर देता है कभी कभी, या कुछ इस तरीके की खबरें प्लांट कर देता है कि वो खरीद रहा है, एक्वायर कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और मुग्धा जी, वापस आपके पास आ रहा हूँ, और यहाँ पे एक वो है कि मुझे एक लगता है कि कहीं हमें मीडिया के अंदर में एक वो स्पेस थोड़ा सा अजीब सा हो गया है कि बहुत ही वन साइडेड टाइप की चीजें हो गई हैं, या इंडिपेंडेंट, या एक कह लीजिए कि बहुत ही ट्रांसपेरेंटली अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो वो कहीं अब एक थोड़ा सा उतना खुल के अब शायद लोग नहीं बोलते हैं, या वो अलग इसलिए कहीं अलग लगता है, या जिसपे हम भी हम हंस रहे थे, तो वो वाली चीजें हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं एक ऐसी स्क्रीन आपको दे रहा हूँ जहाँ पे आप खुल करके बोल सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना हो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप आराम से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को बयान कर सकती हैं। और फिर वही वाली चीज की, अभी जहाँ पे विकास जी ने तो बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, अब दिल पे पत्थर रख के दिए हैं या ईमानदारी से दिए हैं मुझे पता नहीं, और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, पैनलिस्ट हैं सामने जो तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे उन्होंने एक आध एग्जाम्पल नहीं दिया है कि क्या एक्चुअली ऑन ग्राउंड फायदा किस चीज का मिला या कौन सी योजना का। तो योजनाओं के नाम तो हमें सबको याद हो गए, क्योंकि कैंपेन्स बहुत अच्छी हैं, तो वो ब्रांड्स बहुत अच्छे, कई बार वो बैकफायर भी कर देते कि जब आपने शुरू तो स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया कर दिया और बाद में इंडिया को भारत कर दिया, तो अब वो तो गलत बैठ गया कि अब उसको वापस से चेंज कैसे किया जाए, स्टार्टअप भारत और डिजिटल भारत, तो वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल इस तरीके की चीजें हैं। आगे का कैसा देखते हैं मुग्धा जी, और क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? कोई सरकार है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि किस पार्टी की सरकार है, और एग्जिट पोल्स पे भी नहीं जा रहा हूँ, जब तक एग्जैक्ट पोल्स नहीं आ जाते, रिजल्ट नहीं आ जाते, हम क्यों स्पेकुलेशन में जाएं। लेकिन कोई भी सरकार है, एक्सपेक्टेशंस क्या है? So, as a founder, as an entrepreneur, मतलब especially see कई startups में क्या होता है, आइडिया बहुत अच्छी होती है, सोल्यूशन परफेक्ट रहता है, बट उसको एक्सपैंड या स्केल करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो देन वी गो टू आवर इन्वेस्टर्स एंड एवरीथिंग। सो एक अपने कंट्री में एक पॉलिसी है कॉल्ड एंजल टैक्स। सो इतनी रिडिकुलस पॉलिसी है वो, अगर वो हटाई जाए फ्यूचर में, वो बेसिकली पॉलिसी क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिला एट एक्स फंडिंग, बट आपका एक्चुअल मार्केट वैल्यूएशन कभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठ के देखा और बोला कि नहीं, ये तो 2 करोड़ कम होना चाहिए, यू हैव टू एंड अप पेइंग टैक्स ऑन दैट डिफरेंस। सो वैल्यूएशन वाला जो गेम है वो इतना फ्लक्चुएट होता है, तो अननेसेसरी 30% टैक्स वैल्यूएशन पे लगाना एंड देन द फाउंडर और द कंपनी हैविंग टू पे दैट इज अ पॉलिसी। मुझे लगता है मतलब वो वी कैन जस्ट डू अवे विद दैट पॉलिसी। अदर देन दैट पर्सनली सी अभी मतलब मैं स्टैटिस्टिक्स भी देख रही थी, काफी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने अपने स्टार्टअप्स, लाइक द नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु स्टार्टेड स्टार्टअप्स हैव इंक्रीज्ड, 10 to 11% इंक्रीज हुआ है। ऐसे बोला जाता है कि विमेन के लिए एक्स्ट्रा स्कीम्स है एंड ये है एंड वो है, बट उसका ग्राउंड लेवल पे रिसीविंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट
जैसे मैंने अर्लियर भी बोला कि पेपर वर्क के वजह से या फिर इधर उधर घूमो उसके वजह से वो काफी मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज ना, मैं खुद हेल्थ केयर में हूँ, हेल्थ केयर के भी कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। सो मेरे दिस इज एंटायरली पर्सनल पर्सपेक्टिव से कि हमारे इंडस्ट्री पे भी 18% टैक्स जीएसटी लगता है ना। हम B2C कर रहे हैं, सो व्हेन समबडी कम्स टू मी, जैसे किसी को डायबिटीज है या किसी को थायराइड इश्यूज है, किसी को वेट लॉस करना है, एज सिंपल एज दैट, वो कंज्यूमर मेरे को दे पे द कंपनी बट दे आल्सो पे 18% जीएसटी। और ये आउट ऑफ मतलब एटलीस्ट B2B रहता है ना, यू गेट इनपुट क्रेडिट। जब कंज्यूमर 18% एक्स्ट्रा जीएसटी भरता है फॉर लाइक इतनी बेसिक चीजें की इज देयर बर्थराइट टू हेल्थ, कि कोई बीमार है, बीमार आदमी को आप ठीक करने जा रहे हो, उस टाइम और उस नॉलेज और उस सर्विस के लिए वो पे कर रहे हैं, बट उसके ऊपर उनको 18% टैक्स पे करना है। कई बार वो ओवरऑल जो अमाउंट है ना वही अनअफोर्डेबल हो जाता है, एंड देन लोग ये हो जाते हैं। सो मेरे को पर्सनली लगता है हेल्थ केयर या कुछ ऐसे कैटेगरीज है विच आर ह्यूमैनिटी प्लस कैटेगरीज, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने टैक्स हटाना चाहिए। बिकॉज जब हम किसी की हेल्थ ठीक करते हैं ना, they become a bigger contributor to the economy, to the GDP, everything, because productivity increases. Like मेरे को तो रिडिकुलस लगता है कि हेल्थ केयर पे आप 18% टैक्स लगा दो, बट आई मीन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, सो ये जो एंजल टैक्स वाला है, ऑल जो भी फाउंडर्स है जिनको इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट का है, दे विल ऑल अग्री कि एंजल टैक्स इज द मोस्ट नॉनसेंस पॉलिसी इन प्लेस। एंड उसके अलावा मेक इट इजी, लाइक आसान कर दो कंपनी स्टार्ट करना, ताकि इधर उधर भागादौड़ी ना हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी और भी काम करने की जरूरत है, और क्योंकि हमने वो भी देखा इंटरनेशनली कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं कि उस रैंकिंग में हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो है, तो वो वाली चीज है। और एंजल टैक्स पे आपने बात करी, वहां पे एक समस्या है। और इसके अलावा एक और चीज आप कह रही थी, महिलाओं के लिए कुछ और थोड़ी बेहतर होनी चाहिए स्कीम्स। सी पॉलिसी स्टार्ट किए, वो एक्सेस कैसे करना है, टैक्स स्लैब्स की भी आप बात कर रही थी जीएसटी के अंदर में, तो ये कुछ एक चीज है। और मुझे लगता है कि सरकार सुन सकती है अभी भी, क्योंकि अभी बजट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ है, तो वो इंटरिम बजट था और उस पर दोबारा से उस पर काम और हो सकता है। और नई सरकार जो भी पार्टी की हो, वो उस पर अभी भी उसके अंदर में इस तरीके की चीजें, तो कहीं ना कहीं ये एंटरप्रेन्योर्स की आवाज है। और रितेश जी, यही सवाल आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, कुछ एक या दो ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि जहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है सरकार के लिए काम कुछ करने के, बेहतरी करने के लिए। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर। देखिए लवजीत जी, इम्प्रूवमेंट एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे हम कंपनी चला रहे हैं। क्योंकि अगर जब मैं कंपनी चला रहा हूँ तो सर हम लोग स्टार्टिंग में कोई भी पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी प्रोसेस बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो हमारे पास हमेशा ये होता है कि हम जर्नी में लर्न करते भी रहते हैं और उसको इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी जो बनाया है वो मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ट ऑफ द लेवल बनाया है, ठीक है। और जैसे जैसे वो देख रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो रही है और मार्केट में स्टार्टअप बढ़ती चले जा रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स भी बदलती चली जा रही हैं, तो वो लर्न कर रहे हैं और उसमें चेंजेस ला रहे हैं। तो अगर ऐसे गवर्नमेंट, अगर आप बोलेंगे कि इम्प्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट, देखिए सर वो दुनिया के हर किसी स्पेस पे है और गवर्नमेंट के लिए भी है, बट लेकिन वो लर्निंग से ही बेहतर आ सकती है और जो सरकार कर रही है, ठीक है। और मैं इससे मानता हूँ कि बहुत क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ उसके एक साइड ऑफ द कॉइन को मत देखो, आप दोनों साइड ऑफ द कॉइन को देखो। क्योंकि अगर सरकार बन रही है तो सरकार को एक पॉलिसी लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है सर। लोग आधे समझते हैं, आधे नहीं समझते सर, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है, ये मैं मानता हूँ कुछ स्ट्रांगली। बट एज एरिया ऑफ इम्प्रोवाइजेशन अगर आप बात करें तो स्टार्टअप में सरकार ने बहुत कुछ किया है। जीएसटी को लेके अगर आप बात करें तो इनपुट है, थोड़ा टैक्सेस ले नहीं, है। लेकिन आप कहाँ सुधार हो सकता है वो नहीं बता रहे हैं, आप फिर से भाजपा के प्रवक्ता की तरह बता रहे हैं कि क्या क्या सरकार ने किया है, लेकिन आपको विपक्ष की तरह बताना है कि क्या क्या ठीक नहीं किया, या कम से कम ये तो बता दीजिए, विपक्ष भी छोड़ दीजिए, एज एन एंटरप्रेन्योर आप बताइए कि क्या कर सकते हैं, आपको क्या चीजें होंगी तो और बेहतर आप काम कर पाएंगे। एक चीज फील करता हूँ, क्योंकि स्टार्टअप में जैसे सरकार ने जीएसटी का लगा, जैसे हम लोग वेंडर को पेमेंट करते हैं, और जैसे मुग्धा जी ने बताया कि हेल्थ केयर में जीएसटी का पेमेंट होता है, मेरे हिसाब से ठीक है, टैक्स तो आपको लेना बनता है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया होना चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ा कंसिडरेशन देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा कर दिया। उसमें कोई स्लैब रिस्ट्रक्चरिंग में कोई बुराई नहीं है, और
वो हमेशा कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर के चीजें फिर पता चलता है कि डायमंड पे कम है टैक्स और किसी फूड है और उस पे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा है, तो वो बड़ा हाँ मुश्किल हो जाता है कि जब पता चलेगा कि सर आइसक्रीम हाँ जो है गगन जी की वो महंगी ज्यादा टैक्स पे जाती करेक्ट। है, और जब कोई नहीं, डायमंड बेचता है तो उसको टैक्स कम पड़ता है। गगन जी, माइक अनम्यूट करके। लेकिन एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे जी। कि देखिए वो बात एकदम सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार को बंद कर देना चाहिए टैक्स, बट लेकिन कुछ जो नेसेसिटीज है वो थोड़ा कम करनी चाहिए। और एक पॉइंट मैं सरकार को ये बोलूंगा, जैसे कि स्टार्टअप कंपनी जब स्टार्टअप होती है सर, तो उनको बहुत सारे वेंडर को पेमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो इनिशियल लेवल के कुछ 5 साल या 3 साल या कंपनी जब तक प्रॉफिटेबल ना हो, तो उनको एक टैक्स एग्जम्पशन जैसा बनना चाहिए। ठीक है, वो एक मेरा मानना है एक ऐसा स्टार्टअप। ठीक है, अदरवाइज जो सरकार कर रही है वो हमें फॉलो तो करना ही है सर। ठीक, और इतना हेवनली तो हम नहीं सोच सकते हैं कि एकदम सारे स्वर्ग जमीन पे उतारा है हिंदुस्तान के अंदर में कि जीरो टैक्स हो जाए सारी चीजें, नहीं, कि और वैसा तो टैक्स मैं ना एक्सपेक्ट लगे, भी तो नहीं कम कर से रहा कम हूँ, मैं थोड़ा तो एक्सपेक्ट भी नहीं रियलिस्टिक रह सकते हैं कि हाँ ठीक हाँ, है कि थोड़ा नहीं, रियलिस्टिक तो होना ही पड़ेगा ये सर। तो अब ठीक है, सरकार की जरूरत भी है, देश की जरूरत भी है, क्योंकि देश के अंदर बहुत काम होने हैं और अभी सरकार को भी पैसे चाहिए, तो हम ये तो उम्मीद नहीं करें, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग तो हो ही सकती है। गगन जी। करेक्ट। लवजीत जी, सिंस आपने ये बोला ना कि आज हम लोग ओपनली और इंडिपेंडेंटली बात कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, डेफिनेटली, और इस बात को लेके मैं कुछ मेरे अप्रिसिएशन है टुवर्ड्स गवर्नमेंट कि मैं आज से अगर 10 साल पुरानी बात करूं तो मुझे नहीं पता था स्टार्टअप क्या होता है। बिकॉज अगर हम लोग कुछ ऑनलाइन, आप गूगल का और ये डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म, इतने सारी चीजें आ गई, हमने देखा जी विप्रो और इन्फोसिस एक स्टार्टअप होती थी बहुत पहले, उसके बारे में जान लेते हैं। अदरवाइज मैं बताता हूँ कि धीरू भाई अंबानी जब तक थे तब तक हमें पता नहीं था उनका बिजनेस क्या है। लेकिन जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पूरी दुनिया को पता चला कि भाई रिलायंस के ओनर थे धीरू भाई अंबानी। मतलब उतना मतलब हम लोग अवेयर नहीं थे सिचुएशन से। बट पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो 2016 से जो स्टार्टअप का बूम आया है मार्केट में, और स्टार्टअप का बूम ऐसा नहीं है, स्टार्टअप पहले से कर रहे थे लोग, बट उसको सामने लाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, इस सरकार ने सबसे अच्छा एक चीज दिया कि हमें इस स्टार्टअप को प्रायोरिटीज दी कि भाई आप स्टार्टअप कर रहे हो और आप एक यूनिकॉर्न बनना चाहते हो, और पिछले कुछ यूनिकॉर्न्स ऐसे हैं जिसने कुछ किया है, तो जनता के सामने वो चीजों को लेके आए हैं। तो अवेयरनेस डेफिनेटली क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने। ऑल्दो मैं 2016 की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स आए हैं जो हर बार बजट एंटरिंग बजट स्टार्ट होता है और कुछ चीजें नई नई आती है। इस बार भी मैंने देखा कि ऑलमोस्ट पिछले एमएसएमई का जो अलोकेटेड बजट है इस बार ऑलमोस्ट 40% प्लस किया गया कंपैरेटिवली लास्ट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर जो था। तो ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती है मेरे को। मैं जब सोचता हूँ, जब मैंने अपना सब कुछ छोड़ के मैंने सोचा कि I'll do like my startup, I'll join as a startup company, and then I'll furthermore I'll just take that company into the next level. बट उसके बीच में क्या होता है, जो जो मुझे ऐसा लगता है, प्लान्स बहुत अच्छे हैं, पॉलिसीज बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पॉलिसीज है। एक ग्राउंड लेवल पे जिस बंदे के पास पैसा बहुत बिल्कुल नहीं है, वो भी अगर उसके पास नॉलेज है और उसको कुछ करना चाहता है तो उसके पास उसके लिए पॉलिसीज बहुत अच्छी है। बट द थिंग इज, जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड लेवल एजुकेशन है, that is one of the biggest challenge where I think government has to become little strict towards that कि भाई आपने पॉलिसीज बना दी, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल एजुकेशन है उसमें बहुत खामियां हैं। आप एक बार एक चीज करने के लिए एक सिस्टम में एक ऑफिस जाओगे तो उस ऑफिस में वो ऑफिस जो बचपन में हमने वो ऑफिस का सीरियल देखा था बिल्कुल वो ऑफिस वाला ही सिस्टम होता है आज भी, कि उस ऑफिस में भटकते रहो और आपको ये नहीं पता कि एक टाइमलाइन क्या है उसकी, कब हम वहां पे उस चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसीज के साथ हमें उसको ग्राउंड लेवल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, लेकिन राहुल जी एक चीज जो ये अभी गगन जी कह रहे थे कि तो उसमें मुझे, और ऐसी वाली कई चीजों में कई बार जब सरकार क्रेडिट लेने लगती है उन चीजों का जो हम और आप कर रहे होते हैं, तो बड़ा विरोधाभास लगता है कि इसमें सरकार का क्या रोल था। जब हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो वो पेटीएम और मोबीक्विक जैसी कंपनीज हैं जो कि सरकार की नहीं बनाई हुई हैं, और उसके बाद नोटबंदी सरकार ने जरूर कर दी थी तो इनेबलर हो गया कि एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल गया, लेकिन इसमें सरकार का कोई खास काम था नहीं। या अभी जैसे गगन जी जो कह रहे हैं कि रिलायंस किसकी कंपनी थी या धीरू भाई ने क्या बनाया था, ये कैसे पता चला, तो वो मुझे लगता है कि कोई गांव में बैठा हुआ बच्चा अपने मोबाइल फोन पे देख रहा है एक वीडियो जो कि इंडिया न्यूज बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जहां पे हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की उनकी जर्नी पे। तो इसमें बीच में सरकार तो कहीं नहीं आई,
वो इंटरनेट किसी का प्राइवेट कंपनी का है, वो मोबाइल फोन उसने अपने पैसे से खरीदा है, हो सकता है चाइना से आया हुआ हो, और ये सारी चीजें। तो इसमें सरकार कहाँ से आती है? और आप क्योंकि मीडिया कैंपेनिंग और उस तरीके की चीजों पे काम करते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या सरकारी खर्चे पे इस तरीके का प्रमोशन हुआ है या लोगों को अपना ही बजट मार्केटिंग के लिए निकालना पड़ा है? नहीं, जैसे गगन जी ने बोला, बिल्कुल सही बात बोली कि लास्ट 2016 से पहले स्टार्टअप का कोई कल्चर ही नहीं था मार्केट में। तो मैं तो यही मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो स्टार्टअप का कल्चर स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से लोग ज्यादा अवेयर हुए हैं स्टार्टअप को लेकर के। उसके बाद आज बकायदा शो आ गया है शार्क टैंक, उसकी वजह से घर घर में लोग अब जानने लगे। तो स्टार्टअप को प्रमोट तो किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, इसको कोई दो राय नहीं है। बट इसका ना एक नेगेटिव साइड भी है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ अपने बिजनेस में, कि लोग जो आज के डेट में 4-5 फ्रेंड्स मिलके भी एक कंपनी खोल लेते हैं या कंपनी नेम खोल लेते हैं, जिनका कोई सक्सेस रेट नहीं है। जैसे आज के डेट में स्टार्टअप्स तो हमेशा खुलते रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ड्रॉप भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्वे देखेंगे तो ड्रॉप भी बहुत है। तो गवर्नमेंट को अगर कुछ इनिशिएट करना चाहिए तो कुछ इसको रोकने के लिए इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में 4 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं। तो हम स्टार्टअप कैटेगरी में आएंगे कि जो आज के डेट में 4 बच्चे मिलकर अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्टअप कैटेगरी में आएंगे। इसका कोई प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं है। आप स्टार्टअप वर्ड को तो टैबों की तरह हर जगह मार्केट किए हुए हैं। स्टार्टअप के थ्रू आप गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट भी अपने साइड से पूरा इनिशिएटिव भी ले रही है और साथ साथ ब्रांड भी बना रही है अपने आप को कि वो स्टार्टअप को बहुत प्रमोट कर रही है। बट ये स्क्रूटनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में जीएसटी इशू हो या ये इशू हो, ये तो बहुत सीरियस मुद्दे जो गवर्नमेंट हमेशा लर्निंग लेते रहती है। रितेश सर ने बिल्कुल सही बोला कि वो टाइम टू टाइम लर्निंग होगा। बट ये जो ब्रांडिंग को लेकर के लोग एक मिथ क्रिएट किए हुए हैं ना, कि कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, जैसे डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया एक वर्ड आया, लोग टैबो भी क्रिएट करते हैं। मतलब आज के डेट में अगर आप हैशटैग्स देखें, रील्स देखें, बहुत सारे रील्स हैशटैग स्टार्टअप को लेकर के बने हुए, जबकि उसकी बकायदा कोई ऑफिस भी नहीं होगा बकायदा अपना, लेकिन फिर भी वो स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप को लेकर के अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव और उनको बंद कराना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा ना, स्टार्टअप का मतलब ड्रॉप रेशियो भी कम होगा, बिकॉज आज के डेट में ड्रॉप भी बहुत हो रहे हैं स्टार्टअप्स, अगर आप रेगुलर सर्वे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप्स हमारे और आपके जैसे लोग, इंडिविजुअल्स और को-फाउंडर्स मिलकर के खोलते हैं और या तो यूनिकॉर्न बन जाते हैं या बंद हो जाते हैं, दोनों ही चीजें होती है। फिर वही वाली चीज की बात वापस आ रहा हूँ कि इसमें सरकार कहाँ है? इनेबलर है, कैटलिस्ट नहीं, है? लेकिन लवजीत जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टार्टअप चलती है, 4-5 साल बिजनेस रन होता है, फिर ड्रॉप होता है। वो बातें तो बहुत सही है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, जैसे बच्चे हैं आज के डेट में, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट भी, मतलब आप देखे होंगे दिल्ली गवर्नमेंट अभी बच्चों के साथ एक स्टार्टअप कम्युनिटी 20,000 का फंड दे करके उनके थ्रू एक स्टार्टअप कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश की है। बिजनेस सेंस होना भी बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस सेंस ही नहीं है बिजनेस बढ़ाने के लिए, और ये अर्ली स्टेजेस पे एजुकेशन के अंदर में भी अर्ली स्टेजेस पे कोई चीजें क्रिएट करना बहुत गलत है मेरे हिसाब से। जी जी, ठीक है। विकास जी, आपके पास आ रहा हूँ, और क्योंकि आप फिर वही वाली चीज कि आप बहुत जिस सेक्टर से आ रहे हैं वहाँ पे एग्जैक्टली यही वाली चीजें जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन क्या वाकई में एक सरकारी सिस्टम की वजह से या सरकार का जो रुझान इस बार काफी कुछ व्यापारियों के साथ में, स्टार्टअप्स के साथ में, और बहुत सारे स्टार्टअप्स ने तो उनकी फोटो भी यूज कर ली, फ्रंट पेज पे ऐड भी दे दिया, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें इस तरीके के हम देखने सुनने को मिलती है। तो क्या वाकई में सरकार के कुछ स्कीम्स रही हैं जिसका कि ये वाला प्रमोशनल फायदा, कैंपेन में फायदा, या कुछ और आपके पास कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। विकास जी। लवलीन जी, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना, मैं फिनटेक सेक्टर से आता हूं, तो फिनटेक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज्यादा पैरामाउंट है। उसके बिना ग्रोथ इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे को डे टू डे बेसिस के ऊपर आरबीआई के साथ इंटरेक्शन चाहिए, हमारे को बैंकिंग के साथ इंटरेक्शन चाहिए, तो बहुत लेकिन सारी आपको तो महंगा पैसा मिल रहा है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, उसकी तकलीफ नहीं है? नहीं, महंगा पैसा मिलता है, नो डाउट अबाउट इट, पर भारत की पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि जो लेंडिंग होती है, जैसे हम जो लेंडिंग करते हैं, तो उस लेंडिंग के अंदर अभी तो हम बूटस्ट्रैप कंपनी है, तो बूटस्ट्रैप कंपनी के अंदर हमने अपने ही फंड्स के साथ हम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ लेंडिंग की ऑप्शंस आती हैं, तो लेंडिंग की ऑप्शंस अगर हमारे पास 9.5%, 10% के ऊपर पैसा बाजार से मिल रहा है और हम उसके ऊपर एक मार्कअप करके हम मार्केट में लैंड करते हैं, तो स्टिल इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस टू सस्टेन इन द करंट सिनेरियो। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो जुलाई के अंदर बजट आएगा, हम फिनटेक सेक्टर को 50% क्रेडिट इनपुट मिलता है जीएसटी के ऊपर। तो मेरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है
कि हमारे को 50% क्रेडिट इनपुट की जगह हमारे को भी 100% क्रेडिट इनपुट मिलना चाहिए, जिससे कि हम कस्टमर को ये बेनिफिट पास ऑन कर सकें या कुछ और सर्विसेज ऐड ऑन कर सकें, क्योंकि वो कंप्लीट हिट हमारी पॉकेट पे आता है जो कि हमें फिर कस्टमर को पास ऑन करना पड़ता है। अल्टीमेटली द कॉस्ट विच कम्स टू द कंपनी हैज टू बी पास्ड ऑन टू द क्लाइंट। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गवर्नमेंट इसको लार्जर स्केल के ऊपर देखे तो कस्टमर्स को बेनिफिट तभी पहुंच पाएगा अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट स्टार्टअप्स को पास ऑन करती है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा हम फेस करते हैं कि आरबीआई से हमें कुछ भी अप्रूवल लेना होता है तो उसके अंदर बहुत टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है। तो आरबीआई के अंदर कोई भी हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो एप्लीकेशन के ऊपर जो रिवर्टल्स हैं वो महीना, 2 महीने, 3 महीने तक रिवर्टल्स नहीं आते। तो एक ये रिक्वेस्ट है कि एक स्टार्टअप्स के लिए एक स्पेशल टेबल, स्पेशल सेगमेंट वहां पर बनाना चाहिए, एक स्पेशल ऑफिस क्रिएट करना चाहिए जो कि आरबीआई के अंदर ही एक स्टार्टअप इनिशिएटिव जो कि फिनटेक्स को सपोर्ट करने के लिए, जो फिनटेक्स पिछले 1 साल के अंदर आरबीआई के अंदर अपनी एप्लीकेशन मूव करते हैं, कि उनके लिए कुछ इनिशिएटिव्स बेटरमेंट के लिए आरबीआई सपोर्ट करे। तो ये मेरा पर्सनली एक इनपुट है कि गवर्नमेंट जुलाई बजट के अंदर या रेगुलर बेसिस के ऊपर इन सब के ऊपर ध्यान दे और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे। जी, ठीक है। तो ये है आरबीआई के लिए कुछ सुझाव हैं और बाकी और भी सुझाव हैं फाइनेंस सेक्टर से। और क्योंकि सरकार को तो आरबीआई बहुत जल्दी जवाब भी देती है और हर इलेक्शन पे पिछले 2 बार से बड़ा पैसा दे रही है, लेकिन जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातें थोड़ी कम सुन रही है। तो कहीं ना कहीं विकास जी कह रहे हैं कि इनके भी बात और इनका भी काम देखना चाहिए और सुनना चाहिए। ठीक है जी, कंचन जी। जी सर, हमारे साथ नरेंद्र झा भी जुड़ गए हैं। एक बार उनसे भी समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी की पूरी चीज को और आने वाले टाइम पे वो नई सरकार से किस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो जहाँ तक बात है स्टार्टअप को हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से और क्या मिलना चाहिए, तो अभी का जो सिचुएशन है, तो जैसे मैं एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वेंचर का स्टार्टअप है हमारा, और हमें जो सब्सिडी मिल रही थी फेम 1, उसके बाद फेम 2, ये फेम 2 डिसकंटिन्यू हो गया 31 मार्च को। तो अब जो न्यू गवर्नमेंट आ रही है तो उनसे हमें यही एक एक्सपेक्टेशन है कि फेम 2 के बाद ये फेम 3 लाएं और इसमें एंड यूज़र प्लस मैन्युफैक्चरर और प्लस जितने भी स्टेक होल्डर है होल ईवी इकोसिस्टम में, उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए डायरेक्टली, जिससे कि इससे बेनिफिट ये होगा कि जो इनेबलमेंट है, जो एडॉप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो ज़्यादा होगा। और इन लॉन्ग रन जो बेनिफिट मिल रहा है हमें, वो फिर जो ऑयल इंपोर्ट है, इसकी वजह से ऑयल इंपोर्ट कम होगा और फिर एंड ऑफ द डे में फिर जो इंपोर्ट है ऑयल इंपोर्ट भी कम होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिले और इसका जो लॉन्ग रन में जो बेनिफिट है वो अगेन गवर्नमेंट को ही जाने वाला। जी ठीक है। एलेक्स सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, ये उन सब्सिडीज की बात कर रहे हैं नरेंद्र जी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलती हैं और वो हटाई जा रही हैं उसके चलते। तो पता नहीं, तो क्या लगता है नरेंद्र जी, टेस्ला के लिए थोड़ा चीजें आसान करी जा रही हैं? टेस्ला के लिए तो जैसे अभी अमिताभ कांत जी ने जो बोला था कि हम किसी स्पेसिफिक ओईएम के लिए हम कोई नया रूल नहीं बनाएंगे, वो इनका से था, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी एक ओईएम को हम ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे सकते। जो भी हम सब्सिडी या बेनिफिट की बात अगर हम करेंगे तो वो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम के लिए होगा, जो कि अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो सराहनीय है। ठीक है, लेकिन एलन मस्क ने इसीलिए आने से मना कर दिया, बाद में आएंगे, पहले आप सरकार बना लो, आप बनाओ या जो भी बनाए। ठीक है राजन जी, चलते चलते आप एक क्लोजिंग कमेंट, सरकार के लिए क्या सुझाव हैं, क्या करना चाहिए और क्या चीजें और बेहतर करी जा सकती है? राजन जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक म्यूट। इससे पहले मैं मुग्धा जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, तो मैं क्योंकि मेरे भी जो कुछ नेटवर्क है, देखिए, चाहे आप जन औषधि केंद्र देखें, चाहे आप आयुष्मान देखें, चाहे आप कैप ऑन द मेडिकल डिवाइसेस देखें,
तो गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंपल्शन है और सोशल कंपल्शन भी है कि हेल्थ सेक्टर को एज मच एज दे कैन डेमोक्रेटाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे गवर्नमेंट को लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, आई थिंक एज लॉन्ग एज दिस इंडस्ट्री वॉइसेस इट, आई एम श्योर देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ काफ़ी कान होंगे उसको सुनने के। और एज ए क्लोजिंग कमेंट में एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मेरे ख्याल से आज के दिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और वो है इजी एंड फास्टर एक्सेस टू क्रेडिट। देखिए एज ए कंट्री हमारा क्रेडिट ऑफ टेक टू जीडीपी रेशो इज अमंग द लोएस्ट, और सारी स्कीम्स के बावजूद भी आज के दिन अगर किसी एंटरप्रेन्योर को, खासकर मेरे ख्याल से जो वर्किंग कैपिटल लोन है, जो एक बड़ा टाइम ड्रिवन यू कैन से फाइनेंसिंग होती है, यू आर सेटिंग अप ए न्यू प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, लेकिन अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको इंस्टेंटली चाहिए, तो उसके लिए चाहे आप बेटर क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लेके आए, चाहे आप बेटर डिजिटल लैंडिंग सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी, चाहे आप इंटरेस्ट सब्सिडी करें, चाहे आप एनबीएफसी को प्रमोट करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें आई थिंक एक जो चीज़ जो मैं गवर्नमेंट के लिए मेरा मैसेज होगा, देखिए एक स्कीम एक चीज़ है, और जैसे आई थिंक गगन सर ने कहा था कि एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बैंक ऑफिशियल कितना पैशनेट है और कितना इंटरेस्टेड है, जो काउंटर पे बैठा है एक क्रेडिट देने के लिए, बहुत चीज़ मैटर करती है, और वहाँ पे मेरे ख्याल से हमको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन एबिलिटी, ईज एंड यू कैन से क्विकनेस ऑफ क्रेडिट, आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट। जी बॉटम लाइन ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं सभी पैनलिस्ट मिलकर के कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि योजनाएं तो शायद हैं ही, लेकिन योजनाओं में जो कहीं गैप हो जाता है आम जनता तक या ग्रास रूट लेवल तक आने में, वो कहीं चीज है जो कि अभी राजन जी भी जो कह रहे थे। तो वो हालांकि वो जो काउंटर पे बैठा है, जो बैंक में बैठा है, जो सिविल के सामने बैठा है, उसके हाथ में कई बार चीजें, सरकार ने तो कह दिया है कि मुद्रा योजना लागू कर दी गई है और लोगों को दिया जाए, स्टार्टअप्स को दिया जाए, लेकिन कितने लोगों को दिया गया, जब वो आंकड़ा मांगा जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं दिखाई देता, या उतना उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि हाँ उस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। तो कहीं वो जो गैप है निश्चित रूप से उस पर शायद सरकार को या आने वाली सरकार को काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जी कंचन। Thank you so much all of you for joining us today. Thank you very much. थैंक यू बच्चन, थैंक यू लजीत जी। ठीक है, तो इस शो में इतना ही, जहां बात कर रहे थे स्टार्टअप्स की, समझने की कोशिश कर रहे थे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स या एमएसएमईज के फाउंडर्स, को फाउंडर्स, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, और किस तरीके से एक रिव्यू भी, एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो रहा है कि अभी तक सरकार ने जो काम किया वो कहाँ पे उसमें गैप्स रह गए हैं, क्या कमियां रह गई हैं या क्या अच्छी चीजें हैं। ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। पोल्स, पॉलिटिक्स और पॉलिसीज का देश का सबसे बड़ा डिजिटल शो सरकार 2024 सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पे। देखते रहिए, जुड़े रहिए। अभी अगले सेगमेंट में जाएंगे जहाँ पे